भारत की न्यायपालिका में कभी कभी कोई जज ऐसा आ जाता है जो फैसले नहीं सुनाता बल्कि सत्ता के माथे पर पसीने ला देता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना वही नाम है जिस सरकार को आपने हर कदम पर कोर्ट से क्लीन चिट मिलते देखा है। नागरत्ना ने उस उम्मीद को कई बार झटका दे दिया है। याद कीजिए डिमोनेटाइजेशन केस, जब पूरा देश नोटबंदी से जूझ रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे संवैधानिक बताया, तब अकेली जस्टिस नागरत्ना ने यह कहा था यह फैसला असंवैधानिक था। ये एक महिला जज की नहीं बल्कि संवैधानिक साहस की आवाज थी और अब वो जल्द ही भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही है। तो सत्ता के गलियारों में बेचैनी है क्योंकि ये जज सवाल पूछती है, समझौता नहीं करती। जस्टिस नागरत्ना ने हाल ही में कहा, भारत में एक युवा लड़की तभी समान नागरिक कहला सकती है जब उसे पुरुषों के बराबर खड़ा होने की आजादी होगी। सुनने में ये एक लाइन लगती है, लेकिन दरअसल ये लाइन उस सोच पर चोट है जो महिलाओं को बराबरी के हक से वंचित रखती है। ये बयान किसी राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मंच से आया है, जहां हर शब्द का वजन संविधान जितना होता है। नागरत्ना ने इस वाक्य के जरिए साफ कर दिया कि वो सिर्फ न्याय नहीं देगी बल्कि सामाजिक चेतना भी जगाएगी। और यही बात सत्ता को डराती है, क्योंकि जो महिला अपनी बात कानून की भाषा में कहे उसकी आवाज को दबाना नामुमकिन हो जाता है। नागरत्ना वही जज है जिन्होंने मीडिया पर नियंत्रण करने की कोशिशों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने साफ कहा था, लोकतंत्र में मीडिया का गला घोटना जनता की आंखें बंद करने जैसा है। उस वक्त जब कई चैनल सरकारी एजेंडा चलाने में लगे थे, नागरत्ना का यह बयान एक ठंडी रात में बिजली की तरह गिरा। सरकारें चाहें किसी भी पार्टी की हो, उन्हें ये बात समझनी होगी कि अदालत के भीतर स्पिन डॉक्टरिंग नहीं चलती। वहां कानून की नजर सबसे ऊंची होती है और नागरत्ना उस नजर की सबसे तेज रोशनी है। डिमोनेटाइजेशन केस में उनका डिसेंडिंग जजमेंट भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। उन्होंने लिखा, सरकार जनता की जेब में हाथ नहीं डाल सकती बिना संसद की अनुमति के। ये लाइन सिर्फ नोटबंदी पर नहीं थी बल्कि सत्ता की मनमानी पर एक बड़ा ठप्पा थी। ये बताता है कि नागरत्ना को कानून की किताबें सिर्फ रटने के लिए नहीं दी गई, उन्होंने उसे समझा है, उसे जिया है और उसे लोगों को बताया है। जब कोई जज सत्ता को आईना दिखाता है तो वही लोकतंत्र का असली प्रहरी होता है और नागरत्ना ने यह साबित कर दिया। एक और बड़ा मामला है फ्री स्पीच और हेट स्पीच पर उनकी टिप्पणियां। नागरत्ना ने कहा था कि अगर सरकारें चुप रहेंगी तो समाज में जहर फैलेगा। उन्होंने कई बार यह सवाल उठाया कि क्यों पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव में चुप हो जाते हैं जब नफरत भरे भाषण खुलेआम दिए जाते हैं। यही सवाल आज का भारत पूछ रहा है। जब संविधान की आत्मा घायल हो रही है, तब क्या न्यायपालिका ही उसका आखिरी सहारा नहीं बचता है? नागरत्ना इस सहारे की मिसाल भी बन चुकी है। अब जब ये चर्चा है कि वो देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं, तो सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहट तेज हो रही है। दिल्ली के पावर कॉरिडोर में कहा जा रहा है ये जज किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी और यही डर सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत में अक्सर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो महीन रेखा होती है, नागरत्ना उस पर नहीं उसके पार खड़ी होती हैं। वो ना झुकती हैं ना डरती हैं, वो संविधान की आत्मा से बात करती हैं और वही उन्हें सबसे अलग बना रहा है। जब जजों पर सवाल उठने लगे हैं कि कैसे वो सत्ता के अधीन हो चुके हैं, सत्ता के लालची हो चुके हैं। नागरत्ना की सोच में स्त्री विमर्श, न्याय और समानता तीनों गहराई से जुड़े हैं। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पुरुषों की आजादी नहीं है, महिलाओं का सम्मान और अधिकार भी स्वतंत्रता का हिस्सा है। जिस देश में बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, वहां बेटियों को न्याय दिलाने के लिए अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है। नागरत्ना का ये बयान सत्ता के झूठे नारों पर एक करारा तमाचा है और यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं, अगर भारत में असली बदलाव आना है तो वो नागरत्ना के हाथों से ही शुरू होगा। अब सवाल ये भी है कि क्या नागरत्ना सरकार के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती बनेगी? शायद हाँ, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है
न्याय किसी सरकार की संपत्ति नहीं बल्कि जनता का अधिकार है। वो संविधान की रक्षक है और अगर जरूरत पड़ी तो हर मनमानी पर रोक लगाएगी। न्यायपालिका में एक ऐसा जज होना जरूरी है जो ना किसी से डरता है ना बिकता है। ये सत्ता के लिए सबसे असहज स्थिति है। यही वजह है कि अब नागरत्ना सिर्फ एक जज नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुकी हैं। भारत के इतिहास में कई जज आए, कुछ ने सत्ता की हाँ में हाँ मिलाई, कुछ ने चुप्पी साधी, लेकिन नागरत्ना ने उस चुप्पी को तोड़ दिया। उनके शब्दों में एक संवैधानिक आंधी है ये, जो हर पाखंड को उखाड़ कर फेंक सकती है। जब हर संस्थान सवालों के घेरे में है, नागरत्ना का नाम उम्मीद की तरह उभर रहा है। आने वाले वक्त में ये तय होगा क्या वो भारत की न्यायपालिका में एक नया अध्याय शुरू करेंगी, जिसके संकेत साफ हैं। वो डरने वालों में नहीं है बल्कि सुधार करने वालों में है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि नागरत्ना पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। सवाल ये है कि क्या पहली बार देखेगा भारत एक ऐसी न्यायाधीश को जो न्याय को सत्ता से ऊपर रखती है। अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक जज की कहानी नहीं होगी, ये भारत के संविधान का पुनर्जन्म होगा। नागरत्ना का हर शब्द, हर फैसले आने वाले इतिहास की तरफ दिशा को तय करेगा। और शायद यही वक्त है जब महिलाएं सिर्फ संविधान की सुरक्षा नहीं करेंगी बल्कि उसकी परिभाषा भी तय करेंगी। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले, जिस तरह से BR गवई मुख्य न्यायाधीश खुद समाज के एक हिस्से के दबाव में महसूस कर रहे हैं खुद को, और जाति की बात कर रहे हैं कि कैसे उनकी जाति उन्हें याद दिला दी गई है, वो भी तब जब वो देश के संविधान के एक सबसे अहम पिलर के अहम मुख्य पद पर मौजूद हैं। ऐसे में ये तमाम ऐसे जज जो देश को नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं, उस वक्त बीवी नागरत्ना भी इस देश की तरफ एक नई रोशनी देने का काम करेंगी। देखना यह होगा कि BR गवई भी जिन तमाम चुनौतियों से इस वक्त घिरे हुए हैं, उससे पार पाते हुए कैसे वो भी एक बड़ी लकीर खींचते हैं। I've had the benefit of reading the judgment proposed by His Lordship BR Gawai Ji. However, I wish to differ on the reasoning and conclusions arrived at in his judgment with regard to exercise of power by the central government under subsection 2 of section 26 of the Reserve Bank of India Act 1934, hereinafter referred to as the Act for the sake of brevity, by issuance of the imputed notification dated 8th November 2016, hence my separate judgment. By way of preface, I state that the judgment proposed by His Lordship Gawai Ji does not recognize the essential fact that the Act does not envisage initiation of demonetization of banknotes by the central government. Subsection 2 of Section 26 of the Act contemplates demonetization of banknotes at the instance of the Central Board of the Reserve Bank of India, hereinafter referred to as the Act, as the bank. Hence, if demonetization is to be initiated by the central government, such power is derived from entry 36 of list 1 of the 7th schedule to the Constitution, which speaks of currency, coinage, and legal tender foreign exchange. I've quoted the 7 issues, judgments, which were, the references, order dated 16th December 2016, where 9 questions were referred. His Lordship Gawai Ji has reframed the questions referred to this Constitution bench and culled out 6 questions, which have been answered in the erudite judgment proposed by him. My views on each of such questions, as contrasted with those of His Lordship's, have been expressed in a tabular form hereunder for easy reference. It is at the head, I have put that. Then I have stated about the overview regarding the importance of the Reserve Bank of India and the Reserve Bank of India Act 1934. Then I have spoken about the history and instances of demonetization in the world over, in France, in the United States of America, Britain, Congo, Ghana, Nigeria, Myanmar, Russia, Venezuela, Zimbabwe, and the history of demonetization in India in the two periods of 1947 and 1978. Then, while speaking about the
Reserve Bank of India being the bulwark of the Indian economy, have quoted Internet and Mobile Association of India versus RBI, wherein one of us, we, Ram Subrahmanyam J, while dealing with the regulation of cryptocurrency and virtual currency, highlighted the importance of the bank in the Indian economy. Then I've spoken about the economic and fiscal policies interference by the court and cited the judgments. What emerges from an understanding of the decisions referred to above or the subject of judicial review of economic policy may be culled out as under 1. That the court is not to sit in judgment over the merits of economic or financial policy. 2. That the scope of interference by a court is limited to instances where the impugned scheme or legislation in the economic arena has been enacted in violation of any constitutional or statutory provisions. 3. That the court may not undertake a foray into the merits, demerits, sufficiency or lack thereof, success in realizing the objectives, etc., of an economic policy. As such, an analysis is the prerogative of the government in consultation with experts in the field. Being mindful of the limited scope of judicial review permissible in matters concerning economic policy decisions, I shall limit my examination of the matter to such extent as is necessary for the purpose of determining whether the process concluding in the issuance of the impugned notification was correct or as being contrary to subsection 2 of section 26 of the Act and allied aspects of the case. It may be stated at this juncture that the said aspect of the matter is not one of form, but of substance. Therefore, examining this aspect of the matter would not amount to interfering with or sitting in judgment over the merits of the policy of demonetization, and is therefore well within the limits of the Lakshman Rekha that this court has carefully drawn for itself. Then I have analyzed section 26 of the Act interpretation. There I have made again a table with a view to lend perspective to the issue with the discussion to follow. A bird's eye view of my analysis and conclusion has been expressed in a tabular form. The parameters for distinction. Then second, when the proposal for demonetization originates by way of a recommendation by the Central Board of the Bank. And the third is when the proposal for demonetization originates from the central government, as in the instant case. In that, I would say role of the central government, and the second parameter is role of the bank. The third parameter is extent of demonetization that may be proposed and carried out. Fourth, considerations for proposed measures of demonetization, illustrative. 5, process or route to be followed to carry out demonetization. And 6, applicability of subsection 2 of section 26 of the Reserve Bank of India Act. There I have stated that when the demonetization originates by way of a recommendation by the Central Board of the Bank, it is section 26(2) which applies. But when the proposal for demonetization originates from the central government, as in the instant case, it is not under section 26(2) of the Act. It is to be by way of a legislation. And if legislation is not the way, in the sense there is need for secrecy, then it is ordinance. Since I have accepted the contention of the learned Attorney General appearing for Union of India in relation to the power of the central government for initiating the process of demonetization, the next question would be whether the central government can, on initiating the process of demonetization, proceed to issue a gazette notification to demonetize any or all series of any or all denomination of banknotes on the strength of subsection 2 of section 26 of the Act. Consideration of this issue would also answer the contention of learned senior counsel for the petitioners regarding subsection 2 of section 26 of the Act being unguided and arbitrary in nature and hence unconstitutional. To this end, the following aspects have to be examined. A. Whether demonetization can be initiated and carried out by the central government by issuing a notification in the Gazette of India as per subsection 2 of section 26 of the Act. B. Extent of the central government's power to carry out demonetization, that is, whether all series of all denominations may be demonetized.
As held herein before, the proposal for demonetization can emanate either from the central government or from the central board of the bank. It is, however, necessary to contrast the proposal for demonetization initiated by the central government with that initiated by the central board of the bank. When the bank recommends demonetization, it is, in my view, only for a particular series of banknotes of a particular denomination, as specified in the recommendation made under subsection 2 of section 26 of the Act. The word any in subsection 2 cannot be read to mean all. If read as specified or particular, as against all, in my view, it would not suffer from arbitrariness or suffer from unguided discretion being given to the central bank of the board of the bank. On the other hand, in my view, the central government has the power to demonetize all series of banknotes of all denominations if the need for such a measure arises. It cannot be restricted to such powers in such manner as the central board of the bank is under the above provision. This is because such power is not exercised under subsection 2 of section 26 of the Act, but is exercised notwithstanding the said provision by the central government. Therefore, demonetization of banknotes at the behest of the central government is a far more serious issue, having wider ramifications on the economy and on the citizens, as compared to demonetization of banknotes of a given series of a given denomination on the recommendation of the central board of the bank by issuance of a gazette notification by the central government. Therefore, in my considered view, the powers of the central government being vast, the same have to be exercised only through a plenary legislation or a legislative process rather than by an executive act by the issuance of a notification in the Gazette of India. It is necessary that the parliament, which consists of the representatives of the people of this country, discusses the matter and thereafter approves and supports the implementation of the scheme of demonetization. The central government, as already noted, could have several compulsions for initiating demonetization of the banknotes already in circulation in the economy, and it could do so even in the absence of a recommendation as per subsection 2 of section 26 Act of the Central Board of the Bank. On its bank to demonetize the banknotes, the advice or opinion of the central bank, which has to be consulted, may not always be in support of the proposal of the central government, as in the year 1978. Central board may give a negative opinion or a concurring opinion. In either of the situations, the central government may proceed to demonetize the banknotes, but only through a legislative process, either through an ordinance followed by a legislation if the parliament is not in session, or by a plenary legislation before the parliament, and depending upon the passage of the bill as an act, carry out its proposal of demonetization. Then they have given the reasons for the same. And I have said why it should be through the legislative process. A parliament is often referred to as a nation in miniature. It is the basis for democracy. A parliament provides representation of the people of a country and makes their voices heard. Without a parliament, a democracy cannot thrive. Every democratic country needs a parliament for the smooth conduct of its governance and to give meaning to democracy in the true sense. Parliament, which is the center of our democracy, cannot be left aloof in a matter of such importance. Its views on the subject of demonetization are critical and of utmost importance. Nobody states that the impugned Gazette notification dated 8 November 2016 of the central government was published on the initiation of a proposal of demonetization by the Central Board of the Bank. Proposal for demonetization was initiated by the central government by a letter dated 7th November 2016, addressed by the Finance Secretary to the Governor of the bank. The central government, having obtained the advice of the bank on its proposal, proceeded to issue the Gazette notification on the very next day, dated 8th November 2016. The same was followed by an ordinance and thereafter an enactment was passed. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।